Hey everyone, welcome back. Today we are going to see and discuss a beautiful composition from Maharashtra State Textbook 12th Standard, page number 99, which is titled as 2.2 Indian Weavers, composed by none other than Sarojini Naidu. This composition is very simple, brief, and quite interesting. Why it is interesting, students? Number one fact, it is very short poem. As you can see on my screen, only you will get only three stanzas, okay? And that too three stanzas of 4 lines each, unlike other lengthy poems जो कभी पढ़ने में हमको difficult लगते हैं. But this poem, Indian Weaver, is super short and brief. Number second, use of language, which is very simple. Number third, some comparative words and phrases are used along with the use of color scheme, which is not only adding glory to the composition but also making it easy to learn and remember. स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि अगर ये पोएम एग्ज़ाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है तो आप सच में बहुत आपका गुड लक होगा बिकॉज दिस पोएम इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू अदर पोएम्स. So cross your fingers and let's get started first with the introduction of poet. She is Sarojini Naidu. She is also called as Nightingale of India because of her uncomparable contribution in Indian literature. She was a political activist, feminist, the first Indian woman president of Indian National Congress, and apart from this, she was a great and important figure in Indian freedom struggle movement. Now coming to the title, इसका टाइटल क्या है? इंडियन वीवर्स. ये वीवर क्या होता है? वीवर वो होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं. वीवर इज़ अ पर्सन हु वीव्स द क्लॉथ. एक होता है कपड़ा सिलाना. सिलाते कब है हम कपड़ा? जब हमारे हाथ में कपड़ा होगा. लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कपड़ा आता कहाँ से है? उसे बनाने वाला कौन होता है? इतना तो हमें पता है कि कपड़ा बनता है कॉटन से, उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है, और लेकिन इसे जो बनाने वाला होता है उसे हिंदी में हम बुनकर कहते हैं या जुलाहे कहते हैं. वही चीज़ इंग्लिश में हम वीवर्स कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको ये टाइटल का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स एनालाइज द पोएम लाइन बाय लाइन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजाज में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा. तो क्या है वो हम पहले समराइज करेंगे. ओके, एवरी फर्स्ट लाइन इज stating the time of the day, which is ultimately compared with the stages of life of human being. Number second, every second line is a question, or else you can say an interrogative sentence. Number third, every third line is comparative statement where poet has made use of color scheme. Number four, every fourth line is a reply given by our Indian weavers. पहली लाइन जो है हर एक स्टैंजा की वो आपको बताएगी दिन का समय कौन सा है. क्या वो सवेरा है, क्या वो दिन का समय है, शाम है या रात है. और इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जोड़ा गया है हमारी लाइफ के साथ, जो हमारे पड़ाव होते हैं ना उम्र के, उसके साथ जोड़ा गया है. नंबर सेकेंड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कुछ ना कुछ सवाल पोइट ने यहाँ पर इंडियन वीवर्स को पूछा है. नंबर थर्ड लाइन में कंपैरेटिव वर्ड्स होंगे, कंपैरिजन किया होगा, और कलर स्कीम का भी इस्तेमाल, कुछ ना कुछ रंगों का इस्तेमाल किया होगा. नंबर फोर्थ में आपको इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं. So now moving toward the first stanza, look at those beautiful lines. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay, blue as the wings of Halcyon wild? We weave the robes of a newborn child. So here you can see a conversational tone is being used between the poet and the Indian weavers. Number first line, दिन का समय जो बताया जा रहा है ना वो है ब्रेक ऑफ डे. ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती है, पहली किरण जो पड़ती है ना उसे क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ डे, अर्ली मॉर्निंग, भोर का समय, या फिर डॉन, DAWN. इसी समय हमारे इंडियन वीवर्स जो है कुछ ना कुछ बूंद रहे हैं. और नंबर सेकेंड लाइन में पोएट उनसे क्या पूछ रही है कि ये तुम क्या बूंद रहे हो? द गारमेंट विच इज़ सो गे. गारमेंट का मतलब कपड़ा होता है और गे का मतलब होता है
जब कलर की यहाँ पर बात हो रही है तो ब्राइट कलर का अगर यहाँ पे बात हो रही है तो क्या बनता है, गे का मतलब ब्राइट. एंड अनदर मीनिंग एज फार एज ह्यूमन इमोशंस आर कंसर्न, इट मीन्स हैप्पीनेस. तो यहाँ पर गे के हमको दो मीनिंग निकल रहे हैं. अगर कपड़े के कलर के बारे में बात करो तो ब्राइट है, और ह्यूमन इमोशंस की अगर बात करो तो हैप्पीनेस इसका मतलब होता है. ओके इस वीवर्स जो है वो कपड़ा बुन रहे हैं जो बहुत ब्राइट है, और उसे बुनते वक्त वो काफ़ी खुश है. नंबर थर्ड लाइन, ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेलिशियन वाइल्ड. ये हेलिशियन वाइल्ड क्या है, तो हेलिशियन एक पक्षी है, उसके पंख कौन से रंग के हैं, ब्लू कलर के हैं, ब्राइट है. अब इस कपड़े की तुलना, इस कपड़े का कंपैरिजन इस पक्षी के पंखों के साथ जो ब्लू कलर का है उसके साथ की गई है. क्लियर एवरीवन? एज आई टोल्ड यू अर्लियर एट द स्टार्ट ऑफ माई वीडियो दैट एवरी थर्ड लाइन इज ए कंपैरिजन. यहाँ पर कपड़े को जो बुन रहे हैं उसकी तुलना हेलिशियन नाम के पक्षी के पंखों के साथ की गई है. We weave the robes of newborn child is a reply given by Indian weaver. क्या कहते हैं कि हम रॉब्स यानी क्या, कपड़ा बुन रहे हैं. किसके लिए बुन रहे हैं, तो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसके लिए हम बुन रहे हैं. अब इसी स्टैंजा को हम अपने लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे. देखो, ब्रेक ऑफ डे भोर को कहा गया है, अर्ली मॉर्निंग को कहा गया है, सुबह जहाँ दिन की शुरुआत होती है. लाइकवाइज हमारे जीवन की शुरुआत हमारे जन्म से, चाइल्डहुड से होती है. इसीलिए यहाँ पर छोटे बच्चों का कपड़ा बुना जा रहा है. और जब छोटे बच्चों का जन्म होता है तो ऑब्वियसली जिस घर में जन्म हो रहा है वहाँ पे तो खुशी पीक पर होती है, आसमान छूती है. लेकिन ये बात सुनकर भी हम लोगों को भी काफ़ी खुशी होती है. इसीलिए जो वीवर्स जो है वो भी इस छोटे बच्चों का जो कपड़ा बुन रहे हैं उसे बुनते वक्त वो काफ़ी खुश है. नंबर सेकेंड स्टैंजा पढ़ते वक्त सेम टेक्निक हमें यूज़ करनी है स्टूडेंट्स. लुक एट द लाइन, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. अब ये फॉल ऑफ नाइट का मतलब क्या है, तो यहाँ पर शाम हो रही है, दोपहर का समय अब निकल रहा है और शाम हो रही है. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of peacock, purple and green. ये कपड़ा जो बहुत ब्राइट है, वाइब्रेंट कलर का है, जैसे पर्पल एंड ग्रीन कलर. ये दोनों कलर्स जो होते हैं काफ़ी वार्म एंड वाइब्रेंट होते हैं. और ठीक मोर पंख के भी रंग इसी कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं. और पोएटिस क्या पूछ रही है कि ये कपड़ा जो है, जो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ब्राइट है, ये तुम क्यों बुन रहे हो, जो पिकॉक के प्लूम्स की तरह यानी पंखों की तरह वाइब्रेंट है, कलरफुल है. और रिप्लाई में वीवर्स क्या कहते हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ क्वीन. वेल्स का मतलब क्या होता है, घूंघट, और क्वीन का यहाँ पर मतलब है दुल्हन. ओके, तो दुल्हन का जो घूंघट है, अब दुल्हन क्या रानी से कम होती है क्या, दूल्हा राजा से कम होता है उस दिन, शादी वाले दिन. इसीलिए दुल्हन को यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वीन. तो दुल्हन का जो लिबास यहाँ पर है, उसके शादी में वो जो लिबास पहनने वाली है उसके लिए हम ब्राइट कलर का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं. शादियों में, खुशियों के मौसम में, खुशियों के सीज़न जो होते हैं, फेस्टिव्स जो होते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि हम फीके कपड़े नहीं पहनते, वहाँ पर हम ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं. अब इसी स्टैंजा को अपने अगले उम्र के पड़ाव के साथ जोड़ो. द सेकेंड फेज डिनोट करता है यंग एज, अडल्ट एज. चाइल्डहुड निकल जाता है, यंग एज आता है, बराबर. Adult and young age is that phase of life which is full of activities, responsibilities, success and failures, good things, bad things, highs and lows. Lot of happenings take place at this phase of our life. Color purple is somewhere associated with sadness, lowness and struggle.
and color green symbolize happiness and prosperity. Fantastic, right? कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर कलर स्कीम को यूज़ किया गया है. It's quite impressive. Now coming to the third stanza and the last stanza of this poem. Remember, वही टेक्निक हमें वही फंडा यूज़ करना है थर्ड स्टैंजा में भी. Look at those lines. Weavers weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? अब यहाँ पर देखो solemn, it is not solemn, n is silent. Solemn, solemn का मतलब होता है very serious, sad and grieve. Still का मतलब होता है ना हिलने डुलने वाला, यानी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है. शायद वीवर्स यहाँ पर हैप्पी नहीं दिख रहे हैं जो पहले स्टैंजाज में हमें दिखाई दे रहे थे. एट द टाइम ऑफ वीविंग द गारमेंट ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड एंड वीविंग द वेल ऑफ दैट क्वीन, दे वेर क्वाइट हैप्पी. लेकिन इस थर्ड स्टैंजा में वो हैप्पी नहीं है. दे आर अपीयरिंग वेरी सीरियस. बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा है, सीरियस है, और उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है, कोई हैप्पीनेस, कोई जॉयफुलनेस दिखाई नहीं दे रहा है. मूनलाइट चिल का मतलब होता है काली गहरी रात, जो मिडनाइट का समय होता है. वाइट एज फेदर एंड वाइट एज क्लाउड. ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल किस तरीके का है? बिल्कुल सफ़ेद रंग का है. इस समय काली गहरी रात के समय जो कपड़ा बुना जा रहा है वो सफ़ेद रंग का है, जिसकी तुलना बादलों के साथ की गई है और पक्षी के पंख की तरह उसे सफ़ेद बताया गया है. एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वीवर रिस्पॉन्ड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. हम मृत व्यक्ति के लिए या उसके कफन के लिए कपड़ा बुन रहे हैं. फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? लास्ट राइट, अंत्य संस्कार जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं. और श्राउड का मतलब होता है जो मृत व्यक्ति होता है ना, उसका जो पार्थिव यानी डेड बॉडी होती है उसको ढकने के लिए, उसे कवर करने के लिए इसमें जो इस्तेमाल करने वाला कपड़ा होता है उसे श्राउड कहते हैं, यानी हिंदी में उसे हम कफन कह सकते हैं. क्या आपने कभी देखा है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी मृत व्यक्ति के परिवार के पास उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत फीके कलर का इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पे वाइब्रेंट कलर का हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो दुख भरी घटना है. और कंपलसरी हम डेड बॉडी को किस रंग से ढकते हैं? कौन से रंग के कपड़ों से ढकते हैं? तो सफ़ेद रंग के. राइट. ये स्टेंजा हमारे लास्ट फेज ऑफ लाइफ को दर्शाता है, जो कि होता है ओल्ड एज या डेथ, जहाँ हमें दुनिया को अलविदा करना पड़ता है. और उम्र के इस पड़ाव में लाइफ रंगीन नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, शरीर थक जाता है, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता. सो कलर वाइट सिंबलाइज लाइफलेसनेस, joylessness and emotionless. Okay, so you see students, you can see how throughout this poem these three stanzas are actually represents the three stages, the three important stages of human life. It also celebrates the efforts, skill and profession of Indian weavers, like how they continuously work for people, and their work always remain with us in our different moods and situations. I hope this explanation of poem worked for you. Give me a thumbs up if you like the video, share it, subscribe it, and do text me your precious comments. Signing off right now. Bye bye. God bless you.